Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में डीपीएस साहिवाल में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम 9th क्लास का 4th लेक्चर अटेंड करेंगे। यूनिट नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का आज 4th लेक्चर है। इससे पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, फिर इसी तरह से फ्लो चार्ट को हमने डिस्कस किया, इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में उन्हीं एग्जांपल्स का हम लोग एल्गोरिथम बना के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से किसी भी फ्लो चार्ट से एल्गोरिथम किस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम लोग टेस्ट डाटा और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को भी डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक और है जो सबसे एंड पे आएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को नॉर्मली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अब जरा प्रीवियस लेक्चर को एक दफा हम नजर डालते हैं कि जो 3rd लेक्चर हमने अटेंड किया था उसके अंदर किन किन चीजों को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक तो हमने फ्लो चार्ट की डेफिनेशन को दोबारा डिस्कस किया था कि ग्राफिक्स की सूरत में जब हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। फिर इसी तरह से फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स को डिस्कस किया था कि कौन सा सिंबल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, उसको किस तरह से बनाया जाता है और उसके साथ फ्लो लाइन लगा के नेक्स्ट स्टेप पे किस तरह से जाया जाता है। फिर इसी तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। उन्हीं एग्जांपल्स को आज हम दोबारा फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन उनको एल्गोरिथम की सूरत में डिस्कस करेंगे जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है एल्गोरिथम। डियर स्टूडेंट्स, कहा यह जाता है कि मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वाज़मी एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसी के नाम से ये एल्गोरिथम नाम रखा गया है। और बेसिकली साइंस का रूल भी यही है कि जब आपने कोई भी काम करना हो तो उसके तमाम स्टेप्स को लिख लिया जाए, उसके सीक्वेंस को लिख लिया जाए कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और एंड पे हमारा जिस वक्त रिजल्ट आएगा तब तक हमने किस लेवल तक पहुंचना है। अब इसमें जो एल्गोरिथम की डेफिनेशन है उसको जरा एक दफा देखते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. It is written in a natural language, so it is easily understandable by human. For example, to solve the problem of preparing tea, we can follow the following steps. जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम जरा एक दफा देखेंगे कि किस तरह से एल्गोरिथम डिजाइन किया जाता है और उसके लिए एक बड़ा कॉमन सा हमने टॉपिक डिस्कस किया है। उसकी एग्जांपल ली है कि किस तरह से चाय बनाई जाती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेटली हम अपने काम का स्टार्ट करेंगे। ज़हन बना लिया, बनाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम केटल लेंगे। डेफिनेटली केटल के अंदर वाटर और उसके साथ साथ जो जो लवाजमात है वो भी हमारे पास रेडी होने चाहिए। जब केटल लिए तो उसके अंदर हम पानी डालेंगे। सो पोर वाटर इन इट। 3rd स्टेप क्या है? पोर वाटर इन इट। अब 4th स्टेप में क्या करेंगे कि उस केटल को आग के ऊपर रखेंगे। पुट द केटल ऑन फायर। जिस वक्त बॉइलिंग शुरू हो जाएगी तो फिर उसके अंदर हम शुगर, मिल्क, टी, जो चीजें हमने इसके इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं वो डालेंगे। और लास्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि उस वक्त हम वेट करेंगे जब तक कि वो बॉइलिंग शुरू नहीं कर देता। वेट टिल इट बॉइल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम जिस वक्त बॉइलिंग हो चुकी है, चाय बन चुकी है, तो हम उसको केटल को फायर के ऊपर से, आग के ऊपर से नीचे उतारेंगे। उतारने के बाद उसको जिस फॉर्म में हमने डिसाइड किया है उस फॉर्म में सर्व करेंगे। मींस के उसको हम किसी चाय के कप में डालेंगे। कप में डालने के बाद हम उसको सर्व करेंगे। ये था एक मुकम्मल एल्गोरिथम जो चाय बनाने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो कंप्यूटर साइंस में जब कोई भी प्रॉब्लम आता है उसका हम पहले सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जो 1st लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। उस सॉल्यूशन को फिर हम लोग एक सीक्वेंस से फॉलो करने के लिए फ्लो चार्ट बनाते हैं। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सीक्वेंस हम उस फ्लो चार्ट को सामने रख के
उसके मुताबिक एल्गोरिदम बनाएंगे और यही वो एल्गोरिदम है। अब जिस वक्त प्रोग्रामर ने प्रॉब्लम को सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद उसका सोल्यूशन क्या निकालना है वो भी लिख लिया, फिर उसने ग्राफिकल फॉर्म में एक मैप या एक फ्लो चार्ट भी बना लिया, फिर उसके बाद जो प्रोग्रामर है उसको एक सीक्वेंस भी देंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसने इस प्रोग्राम को कोड करना है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी एल्गोरिदम की। अब हम जरा कंप्यूटर के रिलेटेड डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिदम की कंप्यूटर के रिलेटेड क्या क्या रोल है। रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। An algorithm has a vital role in problem solving as it provides a step-by-step guide to the problem solver. It is a complete description of the solution. Usually, a computer programmer first write an algorithm and then translate it into the code of some programming language. Sometimes, the designer of the program first makes a flowchart to solve a problem and then encode the flowchart into an algorithm. देखिए बड़ा सिंपल सी बात है। ये जरा इस पिक्चर में देखिए कि सबसे पहले प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम को हमने बड़े डिटेल के साथ फाइंड आउट किया कि इसकी प्रॉब्लम के कॉजेज क्या क्या हैं। उन कॉजेज को हमने जब फाइंड आउट कर लिया तो उसका सोल्यूशन हमने एक फ्लो चार्ट की सूरत में बना लिया। फ्लो चार्ट बन गया। फ्लो चार्ट बनने के बाद अब जो प्रोग्रामर है वो अपना एक एल्गोरिदम बनाएगा उस फ्लो चार्ट को देख के कि मैंने किस किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कंप्यूटर की मदद से। अब जब वो एल्गोरिदम बना लेगा, बनाने के बाद फिर वो कंप्यूटर ओपन करेगा। कंप्यूटर में जो उसने लैंग्वेज सिलेक्ट की है कोडिंग के लिए, उस लैंग्वेज को ओपन करेगा और उस एल्गोरिदम के मुताबिक कोडिंग करना शुरू कर देगा। अब जैसे जैसे एल्गोरिदम उसको गाइड करता जाएगा, स्टेप्स बताता जाएगा, उन्हीं स्टेप्स के साथ साथ कोडिंग करता जाएगा। और जिस वक्त उसको अंदाजा हो जाएगा कि अब मैं 4th स्टेप में हूं, मैं 5 स्टेप में हूं, अब मैं 6 स्टेप में हूं, तो उन्हीं स्टेप्स के साथ साथ वो कोडिंग करता जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो अपना प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेगा। ये है रोल एल्गोरिदम का प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। हम प्रॉब्लम उस बात को कहते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट, हमने अपनी रिक्वायरमेंट को जब पूरा करना है तो उसको किस तरह से पूरा करना है और उस रिक्वायरमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं उनको हमने सब के सब डिस्कस करने हैं। अब वो कंप्यूटर के रिलेटेड हो, मैथ के रिलेटेड हो या किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा स्टेप है आज के टॉपिक का फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, कीवर्ड्स जिनको कहा जाता है। हम आम लैंग्वेज में उनको फॉर्मूला भी कह सकते हैं या हम लोग उसको शॉर्ट वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो छोटे छोटे लफ्जों में हमने एक बहुत बड़ा नाम रखा होता है। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस और कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिदम। अब वो कौन कौन से नोटेशंस हैं ये जरा वन बाय वन हम देखते जाते हैं। नोटेशन है स्टार्ट। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिदम। एवरी एल्गोरिदम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट। अब जाहिर सी बात है जब हमने स्टार्ट करना है तो डिस्प्ले पे क्या आना चाहिए, हमसे जो कंप्यूटर है वो क्या डिमांड करे, हम उसको पासवर्ड देते हैं या यूजर नेम देते हैं या हमारी कंपनी का लोगो वहां पे बना हुआ आता है या जिस पर्पस के लिए वो प्रोग्राम बनाया गया है वो प्रोग्राम का डिस्प्ले आता है कि ये किस पर्पस के लिए, हॉस्पिटल के लिए है या बिजनेस के लिए है या किसी किस्म की कोई इंडस्ट्री के लिए है, तो वो डिस्प्ले पे आ जाएगा कि ये वाला प्रोग्राम किस पर्पस के लिए, तो उसी को हम स्टार्ट कहेंगे और एल्गोरिदम में स्टार्ट मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद है इनपुट। इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम्स। अब कुछ नाम हमने रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल हम रिक्वायरमेंट लेते हैं कि एंटर योर नेम। अब एंटर योर नेम पूरे का पूरा वर्ड एज ए निक नेम या एज ए वेरिएबल नहीं लिया जा सकता। हम NAM सिर्फ ये वाला नेम रख सकते हैं। तो ये नेम हमें मेंशन करना पड़ता है इनपुट के अंदर कि इनपुट में हमने कौन कौन से नाम रखे हुए हैं और उनका पर्पस क्या क्या है, ताकि हमें एंड तक पता हो कि कौन सा वेरिएबल या कौन सा निक नेम हमने किस पर्पस के लिए रखा हुआ। फिर इसी तरह से थर्ड है सेट। इट इज यूज्ड टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी
It is also used to update the value of existing data. अब देखें, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो हमने नॉर्म सेट कर दिए हैं उनको हमने कंप्यूटर मेमोरी में भी तो स्टोर करना है ना। फिर इसी तरह से फोर्थ नोटेशन है इफ एल्स, कंडीशनल नोटेशन जिनको कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जांपल कंडीशन लाइक इफ ए लेस देन बी। अब ये कंडीशन है कि ए बी से छोटा है। अब हमें ए और बी की वैल्यूज का भी तो पता होना चाहिए। अ कंडीशन इज evaluated as true और false। अब जाहिर बात है कि हमने एक कंडीशन दी है कि a लेस देन b है। अब या तो a लेस देन b होगा या नहीं होगा, मीन्स के ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इन केस द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट रिलेटेड विद इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड अदरवाइज। अब देखें, अगर तो डेफिनेटली ये कंडीशन ट्रू हो गई तो जो उस कंडीशन की बेस पे हमने आंसर रखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, द स्टेटमेंट ऑफ एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड, तो फिर जो उसके एल्स पे रखा हुआ पार्ट वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ए लेस देन बी अगर है तो वो मेंशन कर देगा कि ए इज लेस देन बी, और अगर ए लेस देन बी नहीं है तो वो फिर मेंशन कर देगा कि बी इज नॉट लेस देन ए। अब इसमें यूजेज किस तरह से होगी। सपोज a is 5 and b is 7, if a less than 5। अब देखिए गौर से, हमने a को 5 के इक्विवेलेंट कहा है और ये साथ में हमने स्टेटमेंट दे दी कि if a is less than 5 set c to 10, तो फिर हमारा आंसर आए 10, else set c to 20, अदरवाइज वो 20 हो जाए। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो आंसर आएगा 10, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स की सूरत में आंसर 20 हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो एल्स पार्ट है वो ऑप्शनल है, कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर एल्स की जरूरत ही नहीं है, और अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स की जरूरत पड़ेगी, और एल्स की सूरत में जो हमने इसको कंडीशन दी हुई है वो अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट नोटेशन है गो टू। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप्स of an algorithm। It is usually required in loops। loops क्या होती है? बार बार किसी हम डाटा को लेते हैं, हम लेट्स सपोज 10 टाइम किसी स्टूडेंट के नेम को लेना है किसी क्लास के अंदर से। अब स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट नेम, एंटर स्टूडेंट नेम 10 टाइम हमसे पूछता है, तो 10 टाइम लूप चलेगा, 10 दफा वो लूप चलेगा। तो लूप का मतलब ही यही है कि एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब जब वो 10 टाइम लूप चल गया, चलने के बाद उसने बार बार वो डाटा 10 टाइम ले लिया, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा। अब इसकी एग्जांपल हम ऑलरेडी फ्लो चार्ट में तो देख चुके हैं, आज हम एल्गोरिथम के अंदर इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट नोटेशन है आउटपुट। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले वैल्यू। अब जाहिर सी बात है, जब हमने उसको इनपुट दिया है उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको कंडीशंस भी लगा दी हैं, कंडीशन लगाने के बाद उसको हमने किसी जगह अगर रेफर करना है वो भी कर लिया, मीन्स कि हमने तमाम अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं, तो फिर जो हमारा काम है उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए ना। तो वो जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट की सूरत में आएगा। तो जो आउटपुट हमने जिस स्टेटमेंट के साथ रिक्वायर होती है, जो हमने फॉर्मूलाज लगाए हैं उसी के मुताबिक आउटपुट आएगा। और लास्ट इसमें स्टॉप। इट इज द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। जब एल्गोरिथम शुरू किया है तो स्टार्ट भी है, डेफिनेटली जब उसको एंड करेंगे तो वहां पे स्टॉप मेंशन करेंगे। स्टार्ट और स्टॉप मेंशन करना जरूरी है ताकि प्रोग्रामर को पता चले कि कहां से एल्गोरिथम शुरू हो रहा है और कहां पे एल्गोरिथम एंड हो रहा है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स वही हैं जो आपने पिछले वाले लेक्चर में फ्लो चार्ट में देखी थी। अब उसी को आप जहन में रखें, अगर जरूरत पड़े तो थर्ड लेक्चर को एक दफा दोबारा देख लें आप, ताकि फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। ये देखें पिक्चर के अंदर कि एक ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया जा रहा है, उसको मास भी दिया जा रहा है और फोर्स भी दी जा रही है। अगर फोर्स हम बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली मास भी इसका बढ़ जाएगा।
तो इसके लिए हमने एल्गोरिदम क्या तैयार किया? पहला स्टेप डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे और ये हर एल्गोरिदम के साथ मेंशन किया जाता है। फिर उसके बाद है इनपुट नंबर्स, किस किस के नंबर हमने एंटर करने, मैथ्स और फोर्स के। जैसे हमने नोटेशंस में पढ़ा था कि वो जो इनपुट है वो डेफिनेटली यूजर की तरफ से दी जाएगी, प्रोग्रामर उनको वैल्यूज के तौर पर लेगा और बाद में उसके ऊपर कोई फंक्शन या कोई ऑपरेशन या कोई कंडीशन अप्लाई करेगा। अब हमने स्टेप नंबर 2 पे इनपुट नंबर्स ले लिए मास और फोर्स की सूरत में, और स्टेप नंबर 3 में सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये फॉर्मूला है कि जब हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो फोर्स को मास से डिवाइड कर दें। आज जब फोर्स की जो भी वैल्यू दी हुई है उसको जब मास से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो उस एक्सेलरेशन को हमने स्टेप नंबर 4 पे आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले पे दे देना। ये एग्जैक्ट वही फ्लो चार्ट वाला स्टेप है कि पहले उसमें हमने स्टार्ट किया था, फिर उसके ऊपर हमने इनपुट सिंबल यूज किया था, फिर प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया था, फिर आउटपुट ली थी और उसके बाद हमने उसको एंड किया था। तो यहां पे भी स्टेप नंबर 5 में उसको एंड कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में आपने एक चीज नोट की होगी कि यहां पे टोटल 5 स्टेप्स हैं। अब इन टोटल 5 स्टेप्स को जब कोई भी प्रोग्रामर एक नजर देखेगा तो अल्टीमेटली वो सारे का सारा प्रोग्राम जेन में दौड़ा लेगा और विद इन फ्यू आवर्स या विद इन फ्यू मिनट्स इवन वो इस प्रोग्राम को बना लेगा। लेकिन ये एग्जाम्पल अभी जरा सिंपल सी है, थोड़ी सी इससे टफ एग्जाम्पल पे जाते हैं। ये आपने ऑलरेडी एग्जाम्पल पढ़ ली हुई है। एग्जाम्पल क्या है? टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आप पैरेललोग्राम क्या है ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था फ्लो चार्ट के अंदर। अब उसी फ्लो चार्ट के मुताबिक हमने एल्गोरिदम बनाना है, क्योंकि एल्गोरिदम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो चार्ट। वही स्टेप्स जो फ्लो चार्ट में थे वही हम एल्गोरिदम में यूज करते हैं। तो पहला स्टेप है डेफिनेटली स्टार्ट किया, फिर उसके बाद इनपुट नंबर्स, बेस एंड हाइट। जो इसकी बेस है वो और उसकी हाइट, वो दोनों के दोनों हम उनकी वैल्यूज को देंगे इनपुट के तौर पर। और जब हम इनपुट देंगे तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 क्या करेगा? सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसको फॉर्मूला एरिया कि हमने जब एरिया फाइंड करना है तो बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। अब हम स्टेप नंबर 4 में उसकी आउटपुट लेंगे। अब जो आउटपुट है डेफिनेटली जो एरिया हमने फाइंड किया है पैरेललोग्राम का वही आएगा, तो वो वैल्यू आ जाएगी आउटपुट के तौर पर और हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। जिस वक्त हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके साथ एल्गोरिदम देने का पर्पस यही होता है कि वो सीक्वेंस को हमें बताता है और उसके मुताबिक हम प्रोग्राम को बनाते हैं। अब जरा एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि हमें इसमें स्टेप्स को बढ़ाना होगा, क्योंकि इसमें हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। रिक्वायरमेंट क्या है? टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। अब जो 3 नंबर दिए हुए हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो फाइंड करना है। और ये ज़हन में रहे कि नंबर आपने डिफरेंट देने, 9, 7, 8 ये डिफरेंट नंबर है। 7, 7, 9 डिफरेंट नहीं है, 7 2 दफा आ गया, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये ज़हन में रखें कि आपने जिस वक्त 3 वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है और उसमें से लार्जर को फाइंड करना है तो वो तीनों की तीनों डिफरेंट हो। अब इसका एक दफा एल्गोरिथम देखते हैं। स्टार्ट किया, इनपुट नंबर्स n0, n1, n2 ये 3 नंबर्स हैं। एक का नाम n0 दिया गया, एक का नाम n1 दिया गया और एक का नाम n2 दिया गया। अब इस इनपुट के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हमने सपोज कर लिया कि जो सबसे बड़ा इसमें से डिजिट है वो n0 है। इसको हमने लार्ज कंसिडर करना है, क्योंकि जो सबसे पहले आएगा हमारे जहन में तो यही होगा कि मे बी यही लार्ज हो, तो हमने उसी को लार्ज कंसिडर किया और कंसिडर करने के बाद स्टेप नंबर 4 में उसको कंपेयर किया n1 के साथ, यानी कि सेकंड वैल्यू के साथ। इफ n1 ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि अगर n1 n0 से बड़ी है, वो जो लार्ज हमने रखा था ना वो n0 को रखा था। इफ n1 ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू n1। अब देखिए कंपेयर उसने कर लिया कि अगर तो n1 n0 से मीन्स के लार्ज से
बड़ी हो गई है तो फिर लार्ज अब कंसिडर होगा n1। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेगा, नेक्स्ट अगेन वो अगेन एक कंडीशन अप्लाई करेगा, इफ n2 ग्रेटर देन लार्ज। अब उन दोनों में से जो भी लार्ज डिसाइड हुआ था, बेशक वो n0 था या n1 था, जो भी डिसाइड हुआ था उसको भी कंपेयर कर रहा है n2 के साथ कि अगर n2 ग्रेटर है लार्ज से तो फिर क्या करेगा, n2 को लार्ज डिक्लेयर कर देगा। और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो ऊपर जो ऑलरेडी कंडीशन पूरी हो चुकी है वही हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब इस स्टेप के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, अल्टीमेटली जो इन दोनों में से लार्ज वैल्यू सिलेक्ट हुई है वो आउटपुट में लार्ज के नाम से डिस्प्ले पे आ जाएगा। हम उसको डिस्प्ले पे देंगे और डिस्प्ले पे देने के बाद इसका एंड कर देंगे। अब इस एग्जांपल को आपने पिछले लेक्चर में फ्लो चार्ट के अंदर देखा था, तो वहां पर ये स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5 दोनों पे डिसीजन मेकिंग सिंबल अप्लाई हुआ, क्योंकि दोनों डिसीजन मेकिंग पे आ गए, दोनों के दोनों इफ कंडीशन पे आ गए। अब इफ के बाद जो भी सिलेक्ट होगी वो हमारी आउटपुट कहलाएगी। अब इस एल्गोरिथम के अंदर हमने 3 गिवन नंबर्स को डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये ख्याल है कि आप लोग एल्गोरिथम के बारे में और उसके स्टेप्स के बारे में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी अगर किसी जगह पे कोई एम्बिग्विटी आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो जो टेक्स्ट बुक के अंदर मजीद एल्गोरिथम्स दिए हुए हैं उनको आप एक दफ़ा देखें। उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स करें, हमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें कि सर इसका क्या मतलब है, तो डेफिनेटली हम आपको उसका आंसर करेंगे। अदरवाइज कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब जब हम एल्गोरिथम बनाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो उसकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखना होता है कि एफिशिएंट एल्गोरिथम कौन सा होता है। एक शुरू में मैंने एग्जांपल बताई थी हाउ टू मेक अ टी, कि आपने चाय किस तरह से बनाना। कुछ जगहों पे वाटर जिस वक्त केटल में डाला जाता है, डालने के बाद पहले वाटर को बॉईल किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें टीस्पून डाला जाता है, यानी कि पत्ती डाली जाती है। जब वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाता है फिर उसमें मिल्क और फिर उसमें शुगर डाली जाती है। अब एक तो तरीका कर ये हो गया ना कि पहले पानी को गर्म करें, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में उसमें पत्ती को डालें, फिर उसके बाद आप उसके अंदर मिल्क को डालें, फिर उसके बाद आप उसके अंदर शुगर को डालें, तो ये 4 स्टेप्स बन जाते हैं। एफिशिएंट एल्गोरिथम वही होता है जिसमें इख्तिसार, लेकिन वो मतलब जाने दे, मीन्स के थोड़े स्टेप हो और आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब जरा देखते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम होता क्या है। देयर कैन बी मोर देन वन एल्गोरिथम टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। देखिए वही बात आ गई कि एक से ज्यादा एल्गोरिथम बन सकते हैं किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। विच वन इज बेटर डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल सोल्यूशन। अब उन दोनों में से या तीनों में से, ये जितने भी एल्गोरिथम बनाए हैं उनमें से एफिशिएंट कौन सा, बेहतर कौन सा, हमने उसको फॉलो करना। विच वन इज बेटर डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ द अवेलेबल सॉल्यूशन। एल्गोरिथम एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब वो जो 2 मैट्रिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी बेस पे हम किसी भी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। उनमें सबसे पहला तो है नंबर ऑफ स्टेप्स, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस वक्त आपने चाय बनानी है तो आपने उसके कितने स्टेप रखने हैं, थोड़े रखने हैं, ज्यादा रखने हैं, जो रिक्वायर है वो तो लाजमी रखने हैं। अब उसमें अगर आपने कोई स्टेप एक्स्ट्रा डालना है कि जी आप चाय का कप भी लेके आए, चाय के कप को रखें, फिर उसको आप जो चाय है उसके अंदर पोर करें, फिर उसको आप किसी डिश में रखें, फिर लेके जाएं, तो वो एक्स्ट्रा स्टेप्स हो गए। तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, एन एल्गोरिथम इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट्स। थोड़े से थोड़े स्टेप्स हो, आपका रिजल्ट डिस्प्ले पे आ जाए। स्टेप्स का थोड़ा होना जरूरी है, लेकिन इतने थोड़े ना हो कि जो जरूरी स्टेप्स हैं वो इग्नोर कर दिए जाए। जितने स्टेप्स रिक्वायर हैं उतने ही स्टेप्स रखें, वही एफिशिएंट एल्गोरिथम कहलाता है। इसी तरह से एक और कंडीशन है एफिशिएंट एल्गोरिथम की,
स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी किस तरह से? वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिथम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी which is later used to give results. An algorithm using less space in computer memory is considered more efficient with respect to memory space. बड़ी सिंपल सी बात है कि आपका efficient algorithm वो होगा जो कंप्यूटर के ऊपर बर्डन कम डाले। कम से मुराद ये है कि आपने जितने भी उसके अंदर स्टेप्स रखे हैं उनमें इतनी ज्यादा वेरिएबल्स की और डाटा की एंट्री ना करें कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो। कोशिश करें कि मेमोरी कम से कम इस्तेमाल हो और ऐसा एल्गोरिथम बने जो कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाते वक्त ज्यादा कोडिंग की तरफ ना लेके जाए। रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, रिक्वायरमेंट्स ना हटे, लेकिन इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए उसको एक्सटेंड ना कर दे कि आपकी मेमोरी बढ़ जाए और आपका कंप्यूटर बर्डनाइज्ड हो जाए। ये था आज का लास्ट टॉपिक। आज के इस टॉपिक में हमने एल्गोरिथम को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स को देखा, उसकी नोटेशंस को देखा, उसकी एफिशिएंसी को देखा और किस तरह से उसको अप्लाई किया जाता है। उन एग्जांपल्स के अंदर हम उन तमाम टर्मिनोलॉजीज को भी यूज किया जो हमने उसकी नोटेशंस में या कीवर्ड्स में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के बारे में अजीज तलबा हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो या किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप ऑनलाइन क्वेश्चंस के ज़रिए से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।